नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार एओसी के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम हिंदी विषय के बारे में पढ़ेंगे। तो हिंदी के अंदर सबसे पहले हम हिंदी की वर्णमाला को जानने का प्रयास करेंगे। हिंदी के वर्णमाला, उसका स्वरूप, हिंदी के अंदर स्वर, उसके व्यंजन, तो इन सब को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वर्णमाला की। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला, इसका संधि विच्छेद करें तो वर्णों की माला, वर्णों की माला, वर्णों की माला को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। ठीक है। अब वर्ण क्या है? बात है कि वर्ण किसे कहते हैं। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक सामाजिक इंसान है। तो इससे क्या है कि ये अपनी बातचीत करने के लिए कुछ अपने कंठ से अपने ध्येय को प्रकट करने के लिए, अपने उद्देश्य को प्रकट करने के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए क्या करता है? जानबूझकर अपने कंठ से जो ध्वनि का जो निकालता है। ठीक है। क्या करता है? ध्वनि प्रकट करता है। ठीक है। ध्वनि प्रकट करता है। ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह, कुछ संकेत रूप जो निर्धारित किए गए हैं, निश्चित किए गए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं या वर्ण कहते हैं। ठीक है। वर्णमाला बाद में बताऊं मैं आपको। तो क्या करेंगे हम? ध्वनि को प्रकट करने के लिए या ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्हों को और संकेतों को निश्चित किया गया है। जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है। जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। देखिए, इसको जरा समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हम बात करेंगे आज वर्णमाला की। ठीक है। तो वर्णमाला जो शब्द है वो दो शब्दों के जोड़ से बना है, वर्ण और माला, मीन्स की वर्णों की माला। तो सबसे पहले सवाल आता है कि वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है। तो वर्ण कहते हैं ध्वनि। देखो, मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। तो वो अपने बात को प्रकट करने के लिए, अपने विचार को प्रकट करने के लिए अपने कंठ से कुछ ध्वनि जो को प्रकट करता है। तो ध्वनि को प्रकट, जब ये ध्वनि को प्रकट करना है तो उस ध्वनि को लिखने के लिए, ठीक है, कुछ चिन्हों और संकेतों का जो निश्चित किया गया है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है। क्या करता है मनुष्य? अपने कंठ से ध्वनि उच्चारित करता है। तो उस ध्वनि को लिखित रूप में लिखने के लिए कुछ चिन्हों का और कुछ संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है। तो भी आपको समझ में आ गया होगा कि किसको कहते हैं वर्ण। वर्ण कहते हैं ध्वनि जो हम अपने मुख से, अपने कंठ से जो उच्चारित कर रहे हैं, उसको जब हम लिखने के लिए कुछ चिन्ह जो निर्धारित किए जाते हैं। जैसे देखिए, हिंदी के अंदर ये जो कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, क, ख, ग, अंग्रेजी भाषा के अंदर ए, बी, सी, पंजाबी के अंदर क, ख, ख, ग। ये क्या कर रखे हैं? हमने कुछ चिन्ह निर्धारित कर रखे हैं। ठीक है। इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है। ये था वर्ण। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण या ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। क्योंकि ध्वनि को जब हम लिखित रूप में लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत मुख्यतः हम दो भाग करते हैं, पहले स्वर और
व्यंजन। स्वर, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर हैं, स्वरों की संख्या है 11 और व्यंजनों की संख्या है 33। ठीक है, स्वर कौन कौन से हैं? देखिए, आज हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर है अ, आ, ई, उ, री। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। री किसके बाद आता है? उ के बाद आता है। ठीक है, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, स्वर हैं 11, अ, आ, ई, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, ये हमारे क्या हैं? सारे स्वर हैं। व्यंजन 33 हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे स्वर की। ठीक है, स्वर की परिभाषा। स्वर की परिभाषा, स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु हमारे फेफड़ों से उठकर, ठीक है, बिना किसी रोक के, इस बात का ध्यान रखेंगे, बिना किसी रोक के अबाध गति से, अबाध गति से बाहर निकल जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, देखिए परिभाषा क्या रहेगी स्वर की? वे ध्वनियां, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु हमारे फेफड़ों से उठकर बिना किसी रोक के, ठीक है, बिना किसी रोक के, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तब क्या है? हमारे जो मुख के अंदर किसी प्रकार की जो जीभ के द्वारा, ओष्ठ के द्वारा या मूर्धा के द्वारा किसी प्रकार से कोई जो रोक नहीं होती, बिना किसी रोक के अबाध गति से जब वायु बाहर निकल जाती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। आप इनका उच्चारण करके देखिए, अ, आ, ई, इन स्वरों का जब आप उच्चारण करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके मुख के अंदर नहीं तो जो जीभ है वो आपको इधर उधर जो टच कर रही है या आपकी वायु को रोक रही है, ठीक है, ना आपके जो ओष्ठ हैं वो मिल रहे हैं। इस प्रकार से क्या है? तो वो आपकी जो वायु आपके फेफड़ों से उठकर बिना किसी रोक के अबाध गति से बाहर निकल जाती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, तो स्वरों की संख्या मैंने आपको अभी बताया, स्वरों की संख्या है वो है 11। ये थी स्वर की परिभाषा। आज का जो ये टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये एक टेक्निकल टॉपिक हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसका बार बार अगर हम इसका इसका प्रयास करेंगे, इसकी जो बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये जो हमें याद हो सकता है। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखना। स्वर, ठीक है। अब हम करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण हम करते हैं तो सबसे पहले हम करेंगे, स्वर को 3 भाग में बांटा जाता है। स्वर के 3 भाग किए जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले ऋषभ स्वर, ऋषभ, ऋषभ मीन्स छोटे स्वर। ठीक है, ऋषभ मीन्स छोटे स्वर। एक बार पहले स्वर लिख लेते हैं, अपने सारे स्वर लिखते हैं, उसके बाद इसका जो विभाजन करेंगे, अ,
आ, ई, उ, री, अ, ऐ, ओ और औ। ठीक है, अब हम इनका विभाजन करते हैं। तो नंबर 1 पे आएगा ऋषभ स्वर। ऋषभ स्वर, ऋषभ स्वर में कौन कौन से स्वर आएंगे? ऋषभ मीन्स छोटे, ठीक है, ऋषभ मीन्स छोटे। देखिए सबसे पहले ऋषभ है अ, ठीक है, फिर है ई, उसके बाद उ, और उसके बाद री। ये जो 4 स्वर हैं, ठीक है, ये 4 स्वर हैं ऋषभ स्वर। इस बात का ध्यान रखेंगे, 4 स्वर। ये जो री है इसको आप बड़ा नहीं मानेंगे, इसका एक रूप और भी होता है, ये वाला, ये होता है बड़ा री, जो हमारे हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, ये उर्दू में प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये क्या है, छोटा री है। इसको हम क्या मानेंगे? ऋषभ स्वर मानेंगे। ये है ऋषभ स्वर, ठीक है। उसके बाद आएगा दीर्घ। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जो बड़े होते हैं, ठीक है। अभी हमने छोटे जो स्वर हैं वो निकाल लिए हैं। उसके बाद दीर्घ में ये देखिए आ, ई और उ, ये हैं दीर्घ स्वर। सबसे पहले हमने बात करी ऋषभ स्वर अ, ऐ, उ और री। दीर्घ स्वर में आए आ, ई और उ। अब आप कहेंगे कि ये भी तो दीर्घ स्वर हैं, लेकिन ये दीर्घ स्वर नहीं है, ये है संयुक्त स्वर। कौन से स्वर हैं ये? संयुक्त स्वर। ठीक है, कौन से है ये? संयुक्त स्वर है, ठीक है। किस किस से मिलकर बने हैं? देखिए ओ प्लस ई, ठीक है, ये है संयुक्त। और किससे बना? अ और ई से, ऐ, ओ और ओ से, ठीक है। उसके बाद ओ, ये है ओ और उ से ओ, ये है ओ और ओ से, ठीक है। हमने क्या किया? सबसे पहले स्वरों का वर्गीकरण किया, तो उसके अंदर हमने स्वर के 3 भाग बनाए हैं। स्वर के 3 भाग कौन कौन से हैं? ऋषभ स्वर। ऋषभ स्वर में अ, ई, उ और री। ध्यान रखेंगे, ऋषभ स्वर, ऋषभ मीन्स के छोटे, ठीक है, अ, ई, उ और री। उसके बाद दीर्घ स्वर आ, ई और उ। संयुक्त स्वर, संयुक्त जो 2 स्वरों से मिलकर बने हैं। देखिए अ, ए किससे बना है? अ और ई से। ऐ किससे बना है? अ और ए से। ओ बना है अ प्लस ओ से, ओ बना है अ प्लस ओ से, ठीक है। ये हमारा है स्वरों का वर्गीकरण। अगर हम सीधा स्वरों का वर्गीकरण करें तो ये स्वरों के 3 वर्गीकरण होंगे। कौन कौन से? ऋषभ स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें कि ये जो मुख्यतः इसके 3 ही भाग होते हैं, ऋषभ, दीर्घ और संयुक्त स्वर। इसके अंदर ऋषभ स्वर के अंतर्गत एक बात ध्यान रखने वाली है, इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? ऋषभ स्वर को मूल स्वर भी बोलेंगे, ठीक है। मूल स्वर क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये किसी से मिलकर नहीं बने हैं, ये किसी से मिलकर नहीं बनी है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? मूल स्वर। ऋषभ स्वर का दूसरा नाम मूल स्वर। और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कैसे बनते हैं? दीर्घ स्वर बनते हैं, इसके बारे में आपको बताऊं, इसको इरेज करते हैं एक बार। ऋषभ स्वर बने अ, ई, उ और री। इन्हें हम कहते हैं मूल स्वर, ठीक है।
इसके बाद हमने बात करी थी नंबर 2 पर दीर्घ स्वर। इनको दीर्घ क्यों कहते हैं? दीर्घ स्वर, बड़े स्वर। बड़े कैसे, दीर्घ कैसे? क्योंकि ये एक ही वर्ण को उसी में वापस मिलाने से बनते हैं। जैसे अ, आ, ठीक है, दीर्घ स्वर हम कर रहे थे आ, कैसे बनाइए? अ और अ से, ठीक है। हम क्या करेंगे? मूल रूप में क्या लिखेंगे इसका? मूल रूप में वही स्वर मिलाने से, मूल रूप में वही स्वर मिलाने से जो स्वर बनते हैं, जो स्वर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए क्या मैंने जो परिभाषा लिखी वो सही है कि मूल रूप में स्वर के मूल रूप में, स्वर के मूल रूप में वही स्वर मिलाने से, ठीक है, स्वर का जो मूल रूप है उसमें वही स्वर मिलाने से जो स्वर बनते हैं उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। देखिए स्वर के मूल रूप में ये था, इसका मूल रूप है, और इसमें क्या किया गया? वही उसका एक जो और मिलाया गया, तो ये बन गया आ, ठीक है। दूसरा था हमारे पास ई। इसमें भी क्या करेंगे? ये स्वर का मूल रूप और इसमें इसी को फिर मिलाएंगे तो हमारे पास आया ई। इसी प्रकार से ऊ, इसमें भी हम क्या करेंगे? स्वर के मूल रूप के अंदर उसका वही रूप मिला देंगे तो हमें प्राप्त होगा दीर्घ स्वर, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आया होगा आपको। ऋषभ स्वर को हम मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी से मिलकर नहीं बने हैं। उसके बाद दीर्घ स्वर आते हैं। दीर्घ स्वर में हम क्या करते हैं? उसके मूल रूप में वही स्वर, मूल रूप में उसी स्वर को फिर से मिलाया जाता है तो वो बनता है दीर्घ स्वर। देखिए अ और अ, आ बने, ई और ई बने, उ और ऊ बने। हमने इसका लिखा कि स्वर के मूल रूप में वही स्वर मिलाने से जो स्वर बनते हैं उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बात करी थी संयुक्त स्वर की। संयुक्त, ये तो देखिए नाम से स्पष्ट है। संयुक्त, संयुक्त क्या होता है? जोड़ना। जब हम दो स्वरों को जोड़ते हैं तो जब दो स्वरों को जोड़ने से जो तीसरा रूप बनता है उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने किया था ए, है ना, इसको हमने कैसे बनाया था? अ और ई से, ऐ। इसको अ और ऐ से, ओ और ऊ से, ये बनाया हमने अ और ओ से, ठीक है। तो ये हमारा पहला वर्गीकरण है। स्वरों को हम वर्गीकरण करते हैं। स्वर के 3 भाग किए जाते हैं। ऋषभ स्वर, ऋषभ स्वर में 4 आते हैं ये, ठीक है, अ, ई, उ और री, जिन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। फिर आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या करते हैं? हम स्वर के मूल रूप में वही स्वर मिला देते हैं तो जो स्वर बनते हैं उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। वही रूप मिलाने से क्या हो जाते हैं? 2 मिलकर क्या हो जाते हैं? उनका बड़ा रूप हो जाता है, ठीक है। जैसे आ, ई और उ। उसके बाद हमने बात की संयुक्त स्वर की। संयुक्त में हम क्या करते हैं? 2 अलग अलग स्वरों को मिलाते हैं तो तीसरा जो स्वर है उसका जो स्वरूप बनता है, जैसे अ और ई को मिलाने से ए बना और अ और ए को मिलाने से ऐ बना, ठीक है। इस प्रकार से अ और उ को मिलाने से ओ और अ और औ को मिलाने से ओ मिला, ठीक है। यह था हमारा स्वरों का वर्गीकरण। इसको आप अगर बार बार प्रयास करेंगे, बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो ये आपको पूर्णतः से याद हो जाएंगे। लेकिन इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी के अंदर मूल स्वर कौन से हैं, है ना। छोटा सा प्रश्न है, देखिए कि हिंदी के अंदर मूल स्वर कौन से हैं। मूल स्वर हमने नाम तो सुना ही नहीं, ठीक है, या मूल स्वर का हमें पता ही नहीं। हमें तो स्वर का पता है 11 स्वर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मूल स्वर हिंदी के अंदर 4 हैं, ठीक है। अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी के अंदर मूल स्वर कौन से हैं। हिंदी के अंदर मूल स्वर हैं अ, ई, उ और री, ठीक है। इस री को मत भूल जाना आप। इसको हम कई बार इसकी जो बनावट से हम इसको जो कई बार दीर्घ स्वर के अंदर प्रयास करते हैं कि इसको गिनती कर लिया जाए, लेकिन ये यहाँ पर सही नहीं रहेगा। ये जो
ऋषभ है और मूल स्वर है ये भी, ठीक है। दीर्घ स्वर के अंतर्गत भी 3 आएंगे और संयुक्त के अंतर्गत आपको ये 4 लिखने हैं, ठीक है। इसका बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है स्वरों का वर्गीकरण है, वो है मात्रा के आधार पे। मात्रा के आधार पर मात्रा के आधार पर मात्रा के आधार पर कौन कौन से हैं, फिर यही नाम आएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि अगर आपसे पूछा जाता है कि मात्रा के आधार पर बताएं, तो मात्रा के आधार पर भी पहला नाम दीर्घ स्वर आएगा, सॉरी ऋषभ स्वर आएगा। ऋषभ स्वर कौन कौन से थे, हमने अभी बात करी थी ऋषभ स्वर के बारे में। ऋषभ स्वर हैं अ, ई, उ और री, ठीक है। अ, ई, उ और री, ठीक है। इनके बारे में आपको बता दूं, ऋषभ स्वर के उच्चारण में क्या होता है, कम समय या एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है। ऋषभ स्वर के उच्चारण में क्या होता है, कम समय लगता है, या हम उसको कह सकते हैं कि एक मात्रा का समय लगता है। इनको लिखने के लिए चिन्ह है, ऋषभ स्वर को लिखने के लिए जो चिन्ह है वो ये है, ठीक है। एक मात्रा का जो चिन्ह है ऋषभ स्वरों का अगर हम वर्गीकरण करेंगे, हमने पहले किया था इसका सीधा वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत आए थे 3 रूप आए थे इसके, कौन कौन से, ऋषभ, दीर्घ और संयुक्त। लेकिन अब हम कर रहे हैं मात्रा के आधार पर। इस बात का ध्यान रखना, अगर आप मात्रा के आधार पर करने जा रहे हो, मात्रा में ऋषभ स्वर अ, ई और री, ये जो 4 आएंगे, तो इसकी परिभाषा क्या है कि ऋषभ स्वर के उच्चारण में कम समय, ठीक है, ध्यान रखने की बात है ये, ऋषभ स्वर के उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऋषभ स्वर कहते हैं। और लिखने के लिए, ऋषभ स्वर को लिखने के लिए, उसको दर्शाने के लिए कौन सा चिन्ह है, ये वाला चिन्ह है, ठीक है। दूसरा है दीर्घ स्वर। ऋषभ हमने कर लिए, हमने पहले वर्गीकरण किया था तो यही 4 आए थे। लेकिन दीर्घ स्वर में अब क्या करेंगे हम, जो बाकी इनके बाद में रह गए हैं, 4 ये आगे, उसके बाद में 7 रह गए हैं, 7 को हम किस में लाएंगे, दीर्घ स्वर में लेके आएंगे, ठीक है। जैसे आ, ई, उ, ओ, ए, ओ और ओ, ठीक है। ये देखिए दीर्घ स्वर में कौन कौन से आएंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मैंने आपको जो पहला वर्गीकरण करवाया था वो करवाया था सिंपल वर्गीकरण, कि अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि स्वरों का वर्गीकरण तो कितने भाग किए जाएंगे, सिंपल अगर किए जाएंगे तो वो 3 भाग किए जाएंगे, जो मैंने आपको बताया था, ऋषभ, दीर्घ और संयुक्त। लेकिन अगर हम मात्रा के आधार पर करने जा रहे हैं तो मात्रा के आधार पर इसके 2 भेद हैं, मुख्यतः 2 भेद हैं, ऋषभ स्वर अ, ई, उ और री, ठीक है। इसकी जो परिभाषा है, ऋषभ स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है, एक मात्रा का समय लगता है। और इसके लिखने के लिए मैंने चिन्ह आपको बता दिया, ये चिन्ह होता है। दीर्घ स्वर में क्या होता है, ये जो 7 बाकी बच गए थे, ठीक है, ये जो 4 हमने किए थे, ये हमने किए थे संयुक्त में। संयुक्त में किस लिए किए थे, क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे थे, स्वरों का सीधा वर्गीकरण कर रहे थे। लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं, अब कर रहे हैं मात्रा के आधार पर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो स्वर हैं, कहीं आप सोच लें कि ये दीर्घ स्वर में अब कैसे आ गए, पहले तो ये अलग थे दीर्घ से, लेकिन दीर्घ में इसलिए आ गए हैं क्योंकि हम जो वर्गीकरण करने जा रहे हैं वो जो वर्गीकरण है वो मात्रा के आधार पर है, ठीक है। तो इसकी जो परिभाषा है मैं आपको बता दूं कि दीर्घ स्वर के उच्चारण में
ज्यादा समय अथवा 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, क्या करेंगे, दीर्घ में क्या होता है, दीर्घ स्वर के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, या हम कह सकते हैं कि 2 मात्रा का समय लगता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। और इनका चिन्ह क्या है, इनका चिन्ह है ये एस इंग्लिश का। ठीक है, ये जो हमारे स्वरों का हम वर्गीकरण कर रहे हैं, तो अब कर रहे हैं हम मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर जो पहला इसका भेद है वो रहेगा ऋषभ स्वर। ऋषभ के अंतर्गत हम 4 जो स्वर हैं, जो हम मूल स्वर बता रहे थे, वो आएंगे। उसके बाद इसकी जो परिभाषा है कि ऋषभ स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है या 1 मात्रा का समय लगता है, उसे हम कहते हैं ऋषभ स्वर। ठीक है, और लिखने के लिए भी इसका जो चिन्ह है वो ये है। ठीक है, दीर्घ स्वर में आएगा ये जो 7 बाकी बच गए हैं, उनको हम दीर्घ में लेके आएंगे। ये पहले हमने संयुक्त में किया था जब हम उसका वर्गीकरण कर रहे थे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम वर्गीकरण कर रहे हैं मात्रा के आधार पर, तो इनको हम क्या करेंगे, दीर्घ के अंतर्गत ही इसको सम्मिलित करेंगे। तो ये दीर्घ में आएंगे 7 के साथ। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ज्यादा समय अथवा 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, अब इनका एक भेद और है, एक भेद और है जिसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। तीसरा भेद है इसका प्लुत स्वर। ठीक है, हिंदी के अंतर्गत इसका बहुतायत जो प्रयोग है नहीं किया जाता, बहुत कम इसका जो प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी इसका जो बताना जरूरी है। प्लुत स्वर कौन से होते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में तीन गुना समय लगता है। ठीक है, जिनके उच्चारण में क्या होता है, 3 गुना समय लगता है। कैसे, इसको हम और भी क्या कहते हैं, इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका हिंदी के अंतर्गत बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इसको जरूर एक बार पढ़ेंगे कि वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 गुना का समय लगता है। ठीक है, 3 तिगुना समय लगता है, इसको हम क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनका जो प्रयोग है वैसे उर्दू भाषा में ज़्यादा किया जाता है। देखिए, जैसे हम किसी को दूर से आवाज़ लगाने के लिए जब हम आवाज़ लगाते हैं तो हम कैसे मीन्स की उच्चारण करते हैं उसका, हम उसको कहते हैं ओ लड़के, ओ ये लड़के। ठीक है, या संस्कृत के जो मंत्र हैं उनके उच्चारण में, जैसे ओम, समझ में आया। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 गुना का समय लगता है। ठीक है, किससे 3 गुना का, ऋषभ स्वर से 3 गुना का ज़्यादा जो समय लगता है उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर कहते हैं। और इसको जो त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, इसका ये नाम भी आप याद रखेंगे, त्रिमात्रिक स्वर भी इसको कहते हैं। जैसे हम किसी को दूर से आवाज़ लगाते हैं, हम कहते हैं ओ लड़के, तो ए लड़के और ओम। ठीक है, ओम जो हम नाम लेते हैं उसके लिए हम जो प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। हम जब ज़्यादा जो उस बात को, जैसे स्वरों का उच्चारण करते हैं या मंत्र का, जैसे गायत्री मंत्र है तो उसका उच्चारण करते हैं, तो हम इस प्लुत स्वर का जो प्रयोग उसमें किया जाता है। लेकिन हिंदी के अंतर्गत इसका प्रयोग बहुत कम मिलता है। तो हमने किया मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर भी इसके 3 भेद हैं, दीर्घ स्वर, ऋषभ स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ऋषभ जिसके अंतर्गत क्या हुआ था, कम समय लगा था, है ना, 1 मात्रा का समय लगा था, और दीर्घ स्वर के अंतर्गत 2 मात्रा का समय लगा था, और प्लुत के अंदर 3 मात्रा का समय लगा है। इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ये था इसका स्वरों का वर्गीकरण था मात्रा के आधार पर। आगे हम करेंगे स्वरों का वर्गीकरण है जीभ के आधार पर।
ठीक है, जीभ के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। जीभ मोस्टली हमारी जो जीभ इस तरह की होती है, ठीक है, हम इसके 3 भाग करेंगे। ये है अग्र भाग, ये है इसका मध्य भाग और ये है इसका पश्च भाग। पश्च मतलब पीछे वाला भाग, ठीक है। अग्र भाग, अग्र भाग में क्या आएगा, या इनको अग्र स्वर भी कहते हैं। अग्र स्वर, वे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के अग्र भाग या जीभ की नोक से किया जाता है। उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें अग्र स्वर कहेंगे। ठीक है, अग्र स्वर, अगर वे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के अग्र भाग, जीभ के आगे वाले भाग से, ठीक है, जीभ के आगे वाले भाग से जिनका उच्चारण किया जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, अग्र स्वर कहते हैं। कौन कौन से स्वर आएंगे इसके अंतर्गत, ई, बड़ी, ए, ऐ और री, ठीक है, इसके अंतर्गत आएंगे ई, बड़ी, ए और री। इसका जो उच्चारण है जीभ के अग्र भाग से, आप इसका उच्चारण करके देख सकते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये किस भाग से होता है, ई। आप जब आप बोलेंगे तो इसका जो उच्चारण ई का उच्चारण हो रहा है वो जीभ के आगे वाले भाग से, यानी कि जीभ के नोक से हो रहा है, ठीक है। ई, ई, ए, ऐ और री, ठीक है, ये क्या है, जीभ के अग्र भाग, इसको अग्र भाग से इसका उच्चारण हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कौन कौन से हैं, ई, ए, ऐ और री, ठीक है। इसमें हम लिख लेते हैं अग्र में। अग्र में आएगा ई, ए, ऐ और री, ठीक है, और री। अब हम बात करेंगे मध्य स्वर की। अब हम जो वर्गीकरण कर रहे हैं वो है जीभ के आधार पर, तो इसका दूसरा है मध्य स्वर। वे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से किया जाता है। वे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। किया जाता है, वे मध्य स्वर कहलाते हैं। जैसे एक ही स्वर ऐसा है जो जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है और वह है अ, ठीक है। आप इसका उच्चारण करके देखेंगे तो आपको इसका हो जाएगा, पता लग जाएगा कि जो जीभ के मध्य भाग से उच्चारण हो रहा है वो है अ, ठीक है। उसके बाद है पश्च स्वर, मध्य में आएगा एक, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि अग्र भाग की हमने बात की थी, तो अग्र भाग में क्या था कि जिनका उच्चारण जीभ के आगे की नोक से या आगे वाले भाग से किया जाता है उसे हम कहते हैं अग्र स्वर, ठीक है। वे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के आगे वाले भाग से किया गया था। मध्य स्वर, वे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से, जीभ के बीच में से किया जा रहा है, उसके अंतर्गत एक ही स्वर आएगा अ, ठीक है। इनको आपको याद रखना कि मध्य में क्या है, बीच में क्या है, एक ही स्वर आ रहा है, ठीक है। और अग्र में कौन कौन से आए थे, ई, ए, ऐ और री, ठीक है। अब हम करेंगे इसका तीसरा भेद जिसमें है
पश्चत स्वर। वे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के पश्चत या पीछे वाले भाग से, पश्चत या पिछले भाग से किया जाता है, वे कौन से स्वर कहलाते हैं? पश्चत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया? वे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के पश्चत या पीछे वाले भाग से, ठीक है, जहां से अपने जो कंठव्य शुरू होते हैं, जहां से अपने जीभ का मूल है, जहां से जीभ शुरू होती है, वहां से जो जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है उन्हें हम कौन से कहते हैं? पश्चत स्वर कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमने आ गया था, मध्य में अ आ गया था, बाकी जो बच गए हैं वो हम किस में करेंगे? पश्चत में करेंगे। अ के बाद आ, ई और ई उसमें आगे, अ और ए इसमें आगे, उ, बड़ा उ, ओ और ओ। ठीक है, ये है हमारे पश्चत स्वर। इसमें भी हम लिख लेते हैं पश्चत। पश्चत में कौन कौन से आएंगे? आ, उ, ओ और ओ। ठीक है, तो ये जो वर्गीकरण हमने किया है ये जीभ के आधार पर किया है। जीभ के मुख्यतः 3 भाग किए जाते हैं। ये देखो, एक किस्म से जीभ हमारी जो इस प्रकार से होती है, तो उसके हमने 3 भाग किए। सबसे पहले आगे वाला भाग, उसको हम कहते हैं अगर भाग। अगर भाग, उसके बाद में जीभ के बीच वाला हिस्सा जिसको हम मध्य भाग कहते हैं, और पश्चत। पश्चत मीन्स की जीभ के पीछे वाला, जहां से मूल, जहां से जीभ स्टार्ट हो रही है हमारी। ठीक है, तो उसको पश्चत भाग कहेंगे। अगर स्वर में हमने क्या लिखा था कि वे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के आगे वाले भाग से या जीभ के नोक से किया जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? अगर स्वर कहते हैं। ठीक है, जिनका उच्चारण क्या किया हमने? जीभ की नोक से या आगे वाले भाग से किया। जैसे आप इनका उच्चारण करके देखिए, उच्चारण करने से हमें क्या हो जाता है कि हमारे जो सारी संख्याएं वो दूर हो जाती हैं। ई, 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 ए, ऐ और री। ठीक है, तो इनका जो उच्चारण हो रहा है वो हो रहा है हमारी जीभ के आगे वाले भाग से। उसके बाद मध्य भाग। मध्य भाग में क्या था? वे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से किया जाता है, तो उसके अंतर्गत सिर्फ एक ही स्वर आएगा, वो है अ। उसके बाद पश्चत स्वर, वे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के पीछे वाले भाग से किया जा रहा है। ठीक है, जीभ के पीछे वाले, जहां से जीभ शुरू हो रही है, उसके हिसाब से किया जा रहा है अ, ओ, उ, औ। ठीक है, तो ये जो हमारा वर्गीकरण रहेगा ये है जीभ के आधार पर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आप ये जो डायग्राम बना के उसको उस प्रकार से याद करें कि जो पहले वाला है अगर भाग, उसके अंतर्गत कौन कौन से आए थे? आगे वाले छोड़ के आए थे, है ना? आगे वाले अ और अ छोड़ दिए थे। उसके बाद ई और ए और री आ गए थे, है ना? पश्चत में क्या? माफ करें, आ, इसमें आ गया था आ, उ, ओ और औ। ठीक है, ये पश्चत में आ गए। बार बार जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। अब हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे अभ्यांतर परिवर्तन के आधार पर। अभ्यांतर परिवर्तन। अभ्यांतर परिवर्तन मीन्स की मुख के अंतर से। ठीक है, मुख के अंदर से, हमारे मुख के अंदर से जो स्वरों के उच्चारण में जो विकार हो रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभ्यांतर। अभ्यांतर मीन्स की मुख के अंदर से। ठीक है, अंदर से वायु के रोकथाम से जो विकार उत्पन्न होते हैं, जो इसका जो विकार का जो कार्य है वो कहाँ से हो रहा है? मुख के अंदर से हो रहा है। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे अभ्यांतर परिवर्तन के आधार पर। तो सबसे पहले हम करते हैं अभ्यांतर परिवर्तन के आधार पर। तो सबसे पहला भेद है संवृत स्वर। कौन सा स्वर है? संवृत स्वर। संवृत स्वर जब लिख लेते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का जो द्वार है, हमारा मुंह है, मुख का जो द्वार है संकीर्ण हो जाता है, संकीर्ण या संकरा हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संवृत स्वर कहते हैं।
उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। ठीक है, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो अब हमारा जो मुख का द्वार है वो संकरा संकीर्ण हो जाता है। जैसे जैसे ई, ई, उ, उ। देखिए इनका उच्चारण करके देखिए, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तब वो क्या हो जाता है, हमारा जो मुख का द्वार है या हमारे जो मुख है वो क्या है, संकरा हो जाता है। जैसे ई, 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 उ और उ। ठीक है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं संवृत, इससे आप इसको याद रखेंगे, स से याद रखेंगे, स से क्या है, संकरा। ठीक है, इसके आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं कि स से क्या है, संकरा या संकीर्ण। ठीक है, जब उच्चारण करते हैं तो हमारे जो मुख का जो द्वार है वो क्या हो जाता है, संकरा हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है। तो उसको हम कौन से कहते हैं, संवृत स्वर कहते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन से आएंगे, ई, ई, उ और ओ। उसके बाद आएगा अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर, संवृत में क्या था, जब हमारे मुख का द्वार संकरा हो जाता है। और अर्ध, अर्ध में इसमें क्या आएगा, आधा। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार अर्ध संकरा, अर्ध संकीर्ण अथवा संकरा, ठीक है, हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। उन्हें हम अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा मुख द्वार आधा जो संकरा हो जाता है, इसमें आएगा ऐ और औ, ऐ और औ। ठीक है, इसमें हमने क्या लिखा, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार अर्ध संकीर्ण या अर्ध संकरा हो जाता है उन्हें हम कहते हैं अर्ध संवृत स्वर। इससे पहले हमने क्या था, संवृत स्वर। संवृत में क्या था, हमारे जब हम उन वर्णों का उच्चारण उन स्वरों का जब उच्चारण करते हैं, वर्णों का उच्चारण करते हैं, तब क्या होता है, हमारा जो मुंह है, हमारा मुख का जो द्वार है वो पूरा संकीर्ण हो जाता है, संकरा हो जाता है। ठीक है, अर्ध संवृत में क्या होता है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख का द्वार जो आधा जो संकीर्ण हो जाता है उसको हम कहते हैं अर्ध संवृत स्वर। ठीक है, इनको आप बार बार प्रयास करेंगे तो ही आपको ये याद होंगे। ठीक है, इसके बाद इसका तीसरा भेद है विवृत स्वर। विवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है, हमारा मुख द्वार, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार पूर्ण रूप से खुला होता है। खुला होता है उसे हम कहते हैं विवृत स्वर। उसे विवृत स्वर कहा जाता है। ठीक है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख जो द्वार है पूर्ण रूप से खुला होता है। जैसे क्या होगा, इसमें कौन से स्वर के उच्चारण में हमारा मुख द्वार पूरा खुला रहता है, ओ, आ। जब हम आ का उच्चारण करते हैं तब हमारा जो मुख द्वार होता है वो पूर्ण रूप से खुला होता है। आप इसका उच्चारण करके देख सकते हैं। बाकी जो स्वर हैं उनमें हमारा मुख द्वार पूर्ण रूप से जो खुलता नहीं है, संकीर्ण होता है। लेकिन आ का जब हम उच्चारण करते हैं, आ बोलते हैं, तब हमारा क्या है, पूरा जो मुंह है वो खुला होता है। तो हम इसको कहते हैं विवृत स्वर। ठीक है,
जब हम क्या करते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार पूर्ण रूप से खुला होता है उसे हम कहते हैं विवृत स्वर। ठीक है, इसके बाद आएगा अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार विवृत में क्या था, विवृत में जब हमारा मुख द्वार पूरा खुला होता है, और अर्धविवृत में क्या आएगा, जब हमारा मुख द्वार आधा खुला होता है ना। संवृत में क्या था, जब संकीर्ण होता है ना, और इसमें विवृत में क्या है, जब खुला होता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार आधा खुला होता है ना, आधा खुला होता है। विवृत में क्या था, विवृत में था जब हमारा मुख द्वार पूरा खुला होता है, और अर्धविवृत में आएगा जब हमारा मुख द्वार आधा खुला होता है। आधा खुला होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अर्धविवृत स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे हम करेंगे अ, ऐ, औ, और अ। ठीक है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तब क्या होता है, हमारा जो मुख द्वार है वो पूर्ण रूप से खुला नहीं होता है, वो होता है आधा, मुख द्वार आधा खुला रहता है, तो उसे हम कहते हैं अर्धविवृत स्वर। ठीक है, जिसके अंतर्गत आएगा अ, ऐ, औ और अ और अ। ठीक है, ये जो हमारा वर्गीकरण है वो है अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर। इससे पहले हमने सबसे पहले किया था वर्गीकरण, वो था स्वरों का वर्गीकरण, उसके बाद था जीभ के आधार पर, ठीक है, मात्रा के आधार पर, अब ये है प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, अब हम करेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर। ठीक है, इससे पहले हमने किया था जीभ के आधार पर, और अब हम करेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर। ठीक है, कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तब हमारे ओष्ठ जो है, हमारे जो होंठ हैं, उनकी जो स्थिति कैसे रहती है, तो उनके आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले है अवृत्ताकार स्वर, इसके अंतर्गत सबसे पहले है अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर, देखिए नाम से स्पष्ट होता है। वृत्त क्या होता है, वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त कहते हैं चक्कर, चक्कर या गोल चीज को, गोल चीज को। ठीक है, तो अवृत्त, अवृत्त मीन्स कि जो गोल गुलाई में नहीं है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे ओष्ठ, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे ओष्ठ गोलाकार की जगह, गोलाकार की जगह अन्य रूप में होते हैं। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, गोलाकार के बजाय किसी अन्य आकार में होते हैं, अन्य रूप में होते हैं, अन्य रूप में या अन्य आकार में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अवृत्ताकार कहते हैं। उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहा जाता है, उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, जब हम इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तब हमारे ओष्ठ जो है वो गोलाकार नहीं होंगे, किसी अन्य आकार में होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, अवृत्ताकार कहेंगे। ठीक है, जैसे अ, आ, ई, ऐ। देखिए जब हम इनका उच्चारण करते हैं, ठीक है, जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तब हमारे जो ओष्ठ हैं वो गोलाकार
बिल्कुल नहीं होते हैं। ये क्या है, अन्य आकार में होते हैं, गोलाकार नहीं होते हैं, वृत्ताकार में नहीं होते हैं, इसलिए हम इन्हें कौन से स्वर कहेंगे, अवृत्ताकार स्वर कहेंगे। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे ओष्ठ गोलाकार की जगह अन्य रूप में या हम कह सकते हैं अन्य आकार में हो, उन्हें हम अवृत्ताकार स्वर कहेंगे, जिसके अंतर्गत आएंगे अ, आ, ई, ए। आप इनका उच्चारण करके देखिए, उच्चारण करके देखने से आपको पता चलेगा कि आपके जो ओष्ठों की आकृति है वो बिल्कुल गोलाकार नहीं हो रही है। अब हम बात करेंगे वृत्ताकार की। जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होगा, जब हम इनको उच्चारण करेंगे तो हमारे ओष्ठों की आकृति क्या हो जाएगी, गोलाकार हो जाएगी। देखिए, वृत्ताकार स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे ओष्ठ वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे ओष्ठ जो हैं गोलाकार आकार में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वृत्ताकार स्वर कहते हैं। उन्हें हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे ओष्ठ वो क्या हैं, वृत्ताकार होंगे। ठीक है, कौन कौन से स्वर, जैसे औ, औ, उ। ठीक है, उ, औ और इसके में भी। ठीक है, आगत, इसको हम क्या बोलते हैं, आगत वर्ण बोलते हैं। इसके बारे में आपको बताऊंगा बाद में। ये देखिए, जब ये जो वो स्वर हैं, जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के दौरान क्या होते हैं, हमारे जो ओष्ठ होते हैं उनकी जो आकृति है, उनका जो आकार है वो गोलाकार रूप ले लेता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे ओष्ठ गोलाकार आकार में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वृत्ताकार स्वर कहते हैं। वृत्त होता है चक्कर, गोल। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। हमें नाम से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अवृत्ताकार जो वृत्तकार में नहीं है, जो गोलाकार में नहीं है, और वृत्ताकार जो गोलाकार में है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जिन स्वरों का उच्चारण में हमारे ओष्ठ गोलाकार की जगह अन्य आकार में होते हैं उन्हें हम अवृत्ताकार कहेंगे, और जिनके अंदर हमारे ओष्ठ जो होते हैं गोलाकार रूप में होते हैं उन्हें हम वृत्ताकार जो स्वर कहते हैं। और वृत्ताकार में है ओ, औ, उ, ओ और आगत वर्ण जो अ। ठीक है, आगे हम करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, अब हम करेंगे जो स्वरों का वर्गीकरण करेंगे वो करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। तो सबसे पहले है कंठव्य। कंठव्य नाम से स्पष्ट हो रहा है, कंठ। ठीक है, जिन स्वरों का उच्चारण कंठ से किया जाता है, जिन स्वरों का उच्चारण कंठ से किया जाता है उन्हें हम क्या कहेंगे, कंठव्य कहते हैं। उन्हें हम कंठव्य कहते हैं। उन्हें हम कंठव्य स्वर कहते हैं। कंठव्य में कौन कौन से आएंगे, अ, आ और आगत जो वर्ण है हमारा। ठीक है, इसको आगत वर्ण बोलते हैं। आगत वर्ण क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो तीन स्वर हैं ये कौन से हैं, कंठव्य। आप इनका उच्चारण करके देखिए, जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण स्थान कौन सा है इसका, कंठ। अ, आ, ओ। ठीक है, अ, आ, ओ। ठीक है, इसका जो उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कंठव्य। उसके बाद है तालव्य। ठीक है, तालव्य, इसमें भी नाम से स्पष्ट है, जिन स्वरों का उच्चारण जो हमारे तालु से होता है,
जिन स्वरों का उच्चारण हमारे तालव्य से होता है या तालु से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तालव्य। उन्हें तालव्य स्वर कहा जाता है, उन्हें तालव्य स्वर कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? ई और ई, ई और ई। आप इनका उच्चारण करके देखिए, जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपकी जो जीवा है वो किसको टच करेगी? जाके तालु को। ठीक है, ई, कठोर तालु को। ठीक है, ई, ई। जिन स्वरों का उच्चारण हमारे तालव्य से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तालव्य स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत आएंगे ई और ई। ठीक है, अब हम बात करेंगे मूर्धन्य की। मूर्धन्य की, इसको इरेज कर लेते हैं। मूर्धन्य जिन लिखेंगे हम, जिसका नहीं लिखेंगे। जिन स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण तालु के मूर्धा भाग से किया जाता है। ठीक है, तालु के मूर्धा भाग से किया जाता है, उसे हम मूर्धन्य कहते हैं, उसे हम मूर्धन्य स्वर कहते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण कैसे होगा? इसका उच्चारण होगा तालु के मूर्धा भाग से। मूर्धा मीन्स कि तालु के आगे और दांतों के ऊपर का जो भाग है, कठोर भाग है। ठीक है, दांतों के ऊपर का जो भाग है कठोर भाग, और तालु के बाद का भाग, जिसको हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। तो जिन स्वरों का उच्चारण तालु के मूर्धा भाग से, कठोर भाग से किया जाता है, उसे हम कहेंगे मूर्धन्य, मूर्धन्य स्वर कहते हैं। और मूर्धन्य स्वर हिंदी के अंतर्गत एक ही है, वो है री। ठीक है, सबसे पहले हमने किया था कंठव्य। कंठव्य के अंतर्गत था जिनका उच्चारण कंठ से किया जाता है। उसके अंतर्गत 3 जो स्वर थे, अ, आ और आगत जो स्वर था। उसके बाद तालव्य, तालव्य के अंदर ई और ई। अब ये है मूर्धन्य। मूर्धन्य के अंतर्गत हमने किया है एक ही है, जो है अ, री। इसके बाद आएगा औष्ठ्य। जिन स्वरों का उच्चारण किससे किया जाता है? औष्ठ्य। नाम से स्पष्ट है, होंठों से किया जाता है, होंठों से अथवा औष्ठ्य से किया जाता है। उन्हें हम क्या कहेंगे? औष्ठ्य स्वर कहते हैं, उन्हें हम औष्ठ्य स्वर कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? औष्ठ्य स्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं? उ और उ। ठीक है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे ओष्ठ क्या होते हैं? वो उ और उ। जो हमारे ओष्ठ हैं वो मूवमेंट करते हैं, हिलते हैं, तो ये जो कौन से स्वर हैं? औष्ठ्य स्वर। ठीक है, इसके बाद है, ये 4 हमने कर लिए हैं। इसके बाद है नासिकीय। वे स्वर जिनके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? नासिकीय स्वर कहते हैं। उन्हें हम नासिकीय स्वर कहते हैं। नासिकीय कौन कौन से हैं? अ और अ। ठीक है, नासिकीय स्वर कौन कौन से हैं? अ और अ। ठीक है, तो ये 2 स्वर हैं जो कि नासिकीय स्वर हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, तब इनको उच्चारण करते हैं। जैसे रंग, रंग, कंचन, ठीक है, चंदर,
ठीक है। तो इनके उच्चारण में क्या होता है, हवा हमारे नाक से निकलती है। उसके बाद आएंगे कंठव्य और तालव्य। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, इसका नंबर 6 है, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य नाम से स्पष्ट है, दोनों के मिलने से जो जिन स्वरों का उच्चारण होगा उन्हें हम कहेंगे कंठ तालव्य। ठीक है। जिन ध्वनियों का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से किया जाता है, जिन ध्वनियों का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से किया जाता है। कंठ और तालु दोनों से कैसे हो सकता है, ठीक है, हम देखेंगे इसका। जैसे अ, ए है ना, इसका कंठ और तालव्य कैसे, क्योंकि ये बना है अ और ई से, अ और ई से। अ जो हमने किया था वो क्या था, कंठव्य स्वर में, है ना। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो कहाँ से होता है, अ होता है कंठ से और ई होता है तालव्य से, ठीक है। और दोनों से मिलकर क्या बना है, ए, ठीक है। तो इनका उच्चारण का कौन सा होगा, इनका उच्चारण होगा कंठ तालव्य, ठीक है। इसका उच्चारण होगा कंठ तालव्य। उसके बाद है कंठ ओष्ठ्य। कंठ ओष्ठ्य जिन स्वरों का उच्चारण या जिन ध्वनियों का उच्चारण कंठ और होठ से होता है, कंठ और ओष्ठ्य दोनों से होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कंठोष्ठ्य स्वर कहते हैं। उन्हें हम कंठोष्ठ्य स्वर कहते हैं। कैसे, ओ किस किस से मिलकर बना है, अ और ऊ से, ठीक है। अ और ऊ से, अ जो है कंठव्य है, ऊ क्या है, ओष्ठ्य है, ठीक है। दोनों से मिलकर क्या बना है, तो ये बना है कंठोष्ठ्य, ठीक है। ओ, समझ में आया। ये है कंठोष्ठ्य, जिन स्वरों का उच्चारण कंठ और ओष्ठ्य से होता है उनको कंठोष्ठ्य स्वर कहते हैं। कंठ और ओष्ठ्य से कैसे होता है, जो क्या है, दोनों से मिलकर बना है, अ और ऊ से औ बना है, तो हम उसको कंठोष्ठ्य कहेंगे। और अ और ओ से बना जो है उसको हम कहेंगे, इसको भी कंठोष्ठ्य कहेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे स्वर थे ये थे उच्चारण के आधार पर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं जो शायद बाद में स्किप हो जाए माइंड से, तो पहले हम थोड़ा इसको देखते हैं। स्वर हमने बात करी थी, स्वर होते हैं 11, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। स्वर होते हैं 11, ठीक है, हमने लिख लिया स्वर होते हैं 11। लेकिन स्वर की मात्राएं कितनी होती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वर की मात्राएं कितनी होती हैं। स्वर तो हमें पता है, हम सभी को पता है कि स्वर 11 होते हैं, ठीक है। लेकिन स्वर की मात्राएं कितनी होती हैं, स्वर की मात्राएं ध्यान रखिए। क्या इसकी कोई मात्रा है, क्या हम इसकी कोई मात्रा मान के चलो, कोई वर्ण ले लेते हैं, क ले लेते हैं, क को इसके साथ मिलाया गया अ के साथ, क्या इसके साथ कोई मात्रा लगाई जाएगी, नहीं। क के साथ अ को जोड़ूं तो क्या बनेगा, का, मात्रा आ की। क के साथ ई को जोड़ा जाए, की, मात्रा क को साथ बड़ी ई को, की,
क के साथ ऊ को, फिर क के साथ इस ऊ को, क के साथ री को। री कैसे लगेगा? क के साथ री, ठीक है, क के साथ ए। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि ये जो ए है, पहले ये ऐसे होता था, पहले ये ऐसे होता था, इसके ऊपर दो होते थे, लेकिन बाद में क्या गया, इसमें सुधार किया गया, इसके ऊपर से मात्रा को हटाया गया और इसके ऊपर एक लगाई गई। जिसके ऊपर नहीं है वो छोटा ए है, जिसके ऊपर एक है तो जब हम लिखते हैं, कोई शब्द लिखेंगे तो उसके ऊपर दो लगाई जाएंगी, ठीक है। के इसके ऊपर नहीं थी तो हमने एक मात्रा लगाई, इसके ऊपर एक है तो हम इसका कितने लगाएंगे, दो मात्रा लगाएंगे। इसकी कौन सी मात्रा आएगी, को, और इसकी बड़े ओ की। तो हमने क्या देखा, स्वर हमारे पास 11 स्वर हैं, लेकिन स्वरों की जो मात्राएं हैं वो मात्रा हमारे पास 10 मात्रा है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कई बार पूछ लिया जाता है कि स्वर कितने हैं हिंदी के अंतर्गत, तो हमें पता होता है कि स्वर हैं 10 स्वर हैं, लेकिन स्वरों की मात्राएं कितनी है, स्वर है 11 और स्वरों की मात्राएं कितनी है, स्वरों की मात्राएं हैं मात्र 10, ठीक है, क्योंकि जो पहला स्वर है इसकी कोई मात्रा नहीं होती। इस बात का विशेषता ध्यान रखेंगे। स्वर पूछे जा रहे हैं तो स्वर 11 हैं, अगर स्वर की मात्राएं पूछी जा रही हैं तो हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि जितने स्वर हैं उतनी मात्राएं मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो पहला स्वर अ होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, तो स्वर की मात्राएं को हम ध्यान में रखेंगे। स्वर की मात्रा जो है 10 होती है, ठीक है। इसके बाद हिंदी के अंदर दो जो स्वर हैं उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह, देखिए वैसे तो नाम से स्पष्ट है, अयोग जो योग्य नहीं है। इनको क्या किया जाता है, इनको न तो स्वर माना जाता है, न तो ये स्वर होते हैं और न ही ये व्यंजन होते हैं, ठीक है। इनको न तो स्वर में काउंट किया जाता है, न ही व्यंजन में किया जाता है, इसलिए क्या कहते हैं, इनको अयोगवाह कहते हैं। कौन कौन से हैं, अ और अ, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अनुस्वार। इसका प्रयोग कब किया जाता है, जिसके ऊपर अनुस्वार, जिस शब्द के ऊपर अनुस्वार लगाया जाता है, स्वर के बाद जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इनका प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग बिंदी के लिए, एक किस्म से बिंदी के लिए किया जाता है। जैसे रंग, अंग, है ना, रंग, ठीक है। उसके बाद इसको हम कहते हैं विसर्ग, इसको कहा जाता है विसर्ग। विसर्ग का जो उच्चारण है, विसर्ग का उच्चारण ह की तरह किया जाता है। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह किया जाता है, ह की तरह किया जाता है। मूलतः इनका प्रयोग किया जाता है, इनका जो प्रयोग मूलतः संस्कृत शब्दों में ज्यादा किया जाता था। ठीक है। विसर्ग, हिंदी के अंतर्गत विसर्ग का जो उच्चारण है, विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है, ठीक है। वैसे तो जो विसर्ग है ये जो हिंदी के अंतर्गत इसके जो बहुत कम प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो संस्कृत है उसके अंदर इसका बहुतात्म्य प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कुछ शब्द हैं प्रातः, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रातः, ठीक है। जो ह इसका जो उच्चारण करते हैं तो ह के बाद में ध्वनि आती है, तो ये जो विसर्ग है, और इसको सिंपल हम इस प्रकार से लिखते हैं। और जब हम शब्द के अंदर इसका प्रयोग करते हैं तब इसका जो उच्चारण किया जाता है वो ह की तरह किया जाता है, ह ध्वनि की तरह किया जाता है। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह किया जाता है, जिससे प्रातः, ठीक है। इस प्रकार के जो शब्द हैं
वो जो संस्कृत में ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी के अंतर्गत इनका जो प्रयोग है बहुत कम किया जाता है। उसके बाद अनुनासिक। अनुनासिक अनुनासिक स्वरों का जो उच्चारण है, अनुनासिक स्वर का उच्चारण नाक और मुंह के द्वारा किया जाता है। नाक और मुंह के द्वारा किया जाता है। और इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। ठीक है, जैसे आंगन, 5। ठीक है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तब जो वायु है हमारे नाक और मुख के द्वारा, दोनों के द्वारा से निकलती है, तो इसका जो उच्चारण किया जाता है वो नाक और मुंह के द्वारा किया जाता है और इसको हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुस्वार किसको कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं एक बिंदी को। ठीक है, और अनुनासिक किसको कहते हैं? जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाओ। इस बात का विशेषता ध्यान रखेंगे। अनुस्वार अनुनासिक था, अनुनासिक में एक जो बिंदी लगी होती है और अनुस्वार में बिंदी लगी होती है और अनुनासिक के अंदर क्या होता है? चंद्र बिंदु लगा होता है। ठीक है, इस बात का विशेषता ध्यान रखेंगे। और इसका जो उच्चारण है वो नाक और मुंह के द्वारा किया जाता है और जो अनुस्वार है उसका जो उच्चारण है वो सिर्फ नाक के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगत ध्वनि। आगत ध्वनि, हमने स्वर के अंदर बार बार इस ध्वनि का जो बात किया था, जिक्र किया था, अ। ठीक है, अंग्रेजी के जिन शब्दों को बोलने के लिए ओ का उच्चारण किया जाता है, हिंदी में उनके लिए आगत ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। उनके लिए आगत ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हिंदी के जो इंग्लिश के जो शब्द हैं जिनको बोलने के लिए ओ का उच्चारण किया जाता है, जैसे डॉक्टर। डॉक्टर, डॉक्टर को हम हिंदी में लिखेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे? अ के ऊपर जो आ की मात्रा है उसके ऊपर आधा चंद्र बिंदु आएगा। ठीक है, आधा चंद्र बिंदु। तो अब हम इसका उच्चारण करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? डॉक्टर, ना कि डॉक्टर। ठीक है, एक शब्द और, कॉलेज। हिंदी में हम इसको कॉलेज नहीं बोलेंगे, उसके ऊपर क्या आएगा? आगत, आगत स्वर आएगा। अब हम इसका उच्चारण करेंगे तो इसको बोलेंगे हम कॉलेज। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो स्वर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। हमने स्वर की जो वर्गीकरण किए हैं अलग अलग आधार पर, जीभ के आधार पर, उसके जो उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो स्वर का आज का टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे जो टॉपिक है व्यंजन का वो हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।